शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत में हुए सीमापुरी पुरतशद्दुद एहतजाज मामले में कड़कड़ डूमा कोर्ट पे मुल्ज़िमीन की जमानत अर्जी पर समाअत हुई। 11 मुल्ज़िमीन की जमानत अर्जी पर अब अगली समाअत 6 जनवरी को होगी। दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी तशद्दुद केस को अब खुसूसी जांच टीम SIT के सुपुर्द कर दिया है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे 11 मुल्ज़िमीन की जमानत अर्जी पर अब 6 जनवरी तक इंतजार करना होगा, क्या कुछ तफसीलात? जी बिल्कुल हिना, आप सही कह रही हैं। जो सीमापुरी वायलेंस हुआ था, जिसमें CAA के प्रोटेस्ट को लेकर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो रोड पर उतरे थे और उसके बाद उन्होंने हंगामा भी किया था, जिसमें काफी तोड़फोड़ की थी। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 11 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि 11 आरोपियों ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिसमें दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ तमाम जो धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें वो स्टोन पेल्टिंग हो, आगजनी हो और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला हो, इन तमाम धाराओं के तहत उनको बुक किया है। लेकिन इन तमाम लोगों की तरफ से हिना इनका कहना यही है कि पुलिस के पास कोई ऐसा CCTV फुटेज नहीं है जिससे ये प्रूफ हो पाए कि यही 11 लोग जो हैं वो उस प्रदर्शन में शामिल थे। हालांकि लोगों का ये कहना है कि उस दौरान ये लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे और बहुत ही गरीब और तबके किस्म के लोग हैं, लिहाजा इनको जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान हिना कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है, यानी कि वो 6 जनवरी 2020 को इस मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि जो बड़ी अपडेट है हिना वो ये है कि दिल्ली पुलिस जहां अब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसके लिए उन्होंने एक SIT को ये केस पूरा ट्रांसफर कर दिया है। अब जो भी वायलेंस हुआ है हिना दिल्ली में CAA के प्रोटेस्ट को लेकर, चाहे वो आगजनी का मामला हो, चाहे वो सरकारी संपत्ति का मामला हो, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग का मामला हो, वो दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल SIT टीम बनाई गई है जो फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच करेगी। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में शहरियत कानून NRC और NPR की मुखालिफत में एहतजाज कर रही है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर से पार्टी के अरकान असेंबली की असेंबली तक मार्च करने वाली एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने शहरियत तरमीमी कानून और NPR के सिलसिले में मरकजी और योगी हुकूमत को निशाना भी बनाया। मुझे खुशी है इस बात की कि जब सदन शुरू हुआ है विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, तो सभी विधायकों ने यह फैसला लिया कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत की ताकत से लोकतंत्र को कुचल रही है, उसका विरोध केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं लोकतंत्र में, उसका विरोध पूरे देश और दुनिया में हो रहा है। जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, आप नागरिकता किस आधार पर देना चाहते हैं? आप धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुसलमान को नागरिकता न मिले और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो बात आसाम से शुरू हुई, क्या आसाम के लोग संतुष्ट हैं जो फैसला आपने लिया है? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग संतुष्ट हैं जो जिस तरीके का CAA एक्ट आप लेकर के आए हैं? और उसके बाद आप पूरे देश को डरा रहे हैं कि NRC लागू किया जाएगा, फिर आप भी के लोग कहते हैं कि NRC नहीं लागू होगा और ये नई व्यवस्था ला रहे हो। क्या आधार में सब चीज़ें नहीं मौजूद हैं? पिछले कितने वर्षों से आधार के माध्यम से आपने एक एक नागरिक का, भारत में रहने वाले एक एक नागरिक का आपने सब डेटा इकट्ठा किया है। क्या ऐसी जानकारी है जो आधार कार्ड में नहीं मौजूद है, वो आप NPR से लेना चाहते हैं? और वहीं प्रियंका गांधी के बाद आज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, मुल्क का रंग तिरंगा ही रहेगा। लोगों ने न जाने कितनी बार उठाया है। आप जिस जगह खड़े हैं, निकलते ही आप बाएं चले जाएं,
केवल रंग बदलने के लिए, भगवा करने के लिए। पता नहीं क्या है भगवा में। और पीताम्बर रंग नहीं बोलोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछेगे तो हम तो पीताम्बर को भी मानते हैं। पीताम्बर रंग, नया भगवा रंग, लेकिन देश का रंग तिरंगा ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले। शरीयत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी चेन्नई में मुस्लिम जमातों ने एहतजाज किया। बड़ी तादाद में मुस्लिम तंजीमों से जुड़े अफराद ने अपने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड थाम रखे थे। मुजाहिरीन इस कानून की मुखालफत में नारे भी बुलंद कर रहे थे। रैली का एहतमाम सिटी कॉरपोरेशन के दफ्तर के पास किया गया। और केरल असेंबली में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद पेश की गई। ये करारदाद वज़ीर आला पिनराई विजयन ने पेश की। करारदाद में मरकजी हुकूमत से इस मुतनाज़ा कानून को वापस लेने की दरख्वास्त की गई। करारदाद में शहरियत कानून को मुल्क की सेकुलर रिवायात और आइन के खिलाफ करार दिया गया। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम अरकान ने करारदाद की तायद की, लेकिन बीजेपी रुकन ने इसकी मुखालफत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने ऐलान भी कर डाला कि रियासत में कोई डिटेंशन सेंटर कायम नहीं किया जाएगा। और बेहद अहम खबर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज मामले से जुड़ी हुई, जिस पर एनसीपी सुप्रीमो, एनसीपी सदर शरद पवार ने ममता बनर्जी को खत लिखा है और इस खत में उन्होंने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज की हिमायत का ममता को यकीन दिलाया है। आपको बताएं कि ममता बनर्जी शहरियत कानून के खिलाफ 3 जनवरी को बड़ी रैली करने वाली हैं और ये रैली मल्लागुड़ी मोड़ से बाघा जतन पार्क तक होनी है। तो शहरियत तरमीमी कानून से जुड़ी बेहद अहम खबर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी जो है वो CAA, NRC, NPR के खिलाफ एहतजाजी मार्च कर रही हैं, रैलियां निकाल रही हैं और अब उन्हें एनसीपी सदर शरद पवार की भी हिमायत हासिल हो गई है। तो ममता बनर्जी एक बड़ी रैली 3 जनवरी को निकालने वाली हैं। मल्लागुड़ी मोड़ से बाघा जतन पार्क तक उनकी ये रैली होना है और अब शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जो एहतजाज है उसमें उन्हें एनसीपी सदर शरद पवार की भी हिमायत हासिल हो गई है। दिल्ली में महाराष्ट्र हुकूमत के कांग्रेस वुज़रा ने आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से खास मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। बताया जाता है कि वजारतों की तकसीम को लेकर इसमें बातचीत की गई। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नितिन राउत हमारे साथ है बात करने के लिए। राउत जी, पहले राहुल गांधी से और अब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है आप लोगों की, कुछ खास वजह से थी मुलाकात की? यह एक परंपरा रही है, जब भी नया मंत्रिमंडल का गठन होता है सारे मंत्री अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से मुलाकात करने आते हैं। हम भी एक शिष्टाचार के नाते मुलाकात करने आए हैं, उनसे आभार व्यक्त किया और उनको आश्वस्त किया जो जिम्मेदारी आपने हम पर छोड़ी है निश्चित रूप से उसका वहन करेंगे। हम पार्टी की गरिमा बनाए रखने के लिए भरकस प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। एक सवाल नितिन राउत जी, जब शपथ हुआ कल जब आदित्य ठाकरे का, तो उस पर सवाल बीजेपी उठा रही है, कह रही है कि पिता मुख्यमंत्री और बेटा मंत्री, ये पूरा परिवारवाद चला रही है। ये जो गठबंधन जो महाराष्ट्र में हो रही है कांग्रेस की, एनसीपी की और शिवसेना की, एक परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यह कोई परंपरा नई नहीं है, इसके पहले भी कई बार कई प्रदेशों में ऐसी बातें हुई है। मैं समझता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी तो विरोधी पार्टी है और उनका काम विरोध करने का है, वो तो अपनी बात रखेंगे और उन्होंने रखी है। अंतिम सवाल है, क्या मंत्रिमंडल को लेकर या विभाग के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा हुई है? क्योंकि उस पर भी कई मतभेद दिखाई दे रहे हैं। जी नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। धन्यवाद। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस वक्त की अहम खबर, जनरल मुकुंद नरवाणे बने नए फौजी सरबराह। नरवाणे हैं 28वें फौजी सरबराह। तो जनरल मुकुंद नरवाणे ने
संभाली अपनी जिम्मेदारी, जनरल बिपिन रावत की जगह बने जनरल मुकुंद नरवाने नए फौजी सरबराह। तो आपको अहम खबर, जनरल मुकुंद नरवाने बने नए फौजी सरबराह। नरवाने हैं 28वें फौजी सरबराह। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। जनरल बिपिन रावत की जगह जनरल मुकुंद नरवाने फौजी सरबराह बने हैं। तो बेहद अहम खबर, जनरल मुकुंद नरवाने बने नए फौजी सरबराह। वो 28वें फौजी सरबराह हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। जनरल बिपिन रावत की जगह वो फौजी सरबराह बने हैं। तेलंगाना से अहम खबर, जहां की जिला वनापूर्ति के कुत्ताकोटा में मौजूद सिरला सागर जखीरा आब टूट गया। डैम में पानी की सतह बढ़ने के सबब डैम का बाएं जानिब का हिस्सा टूट गया। फिलवक्त डैम में 22 फीट पानी मौजूद है। आधा टीएमसी पानी डैम से अभी तक खाली हो गया है। सिरला सागर के टूटने के सबब करीब में वाक़ रामनपाड़ कुत्तापल्ली तालाब की सतह में इजाफा हुआ। कुत्तापल्ली में लगाए पंप हाउस पर मौजूद बिजली के मोटर्स पानी में बह गए। इसके अलावा करीब में वाक़ शाहराहों पर मौजूद ब्रिजेस के ऊपर से पानी बह रहा है। रामनपाड़ के 9 गेटों को खोल दिया गया है। हैदराबाद के इलाके उप्पल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। लिटिल फ्लावर चौराहे के करीब स्कूली तलबा से भरा एक ऑटो रेत से भरे ट्रक से जा टकराया। 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दीगर 6 बच्चों को शदीद जख्मी हालत में करीबी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ये तमाम स्कूली तलबा भाष्यम स्कूल हफ्शीगुड़ा ब्रांच के थे। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। राजस्थान से खबर है, जहां के अलवर जिले के गीतानंद चाइल्ड अस्पताल के FBNC वार्ड में भर्ती 15 दिन की एक बच्ची मशीन में झुलस गई थी। इसे जयपुर रेफर किया गया। वार्ड में ऑक्सीजन लाइन में लीकेज से आग की वजह से यह हादसा पेश आया। रात को ड्यूटी पर मौजूद 3 नर्सों ने वार्ड में भर्ती 14 मजीद बच्चों को बचाया, लेकिन एक बच्ची को वक्त रहते निकाला नहीं जा सका। फौजी सरबराह के तौर पर जनरल बिपिन रावत का आज आखिरी रोज़ है। इस मौके पर साउथ ब्लॉक में उनके एजाज़ में ख़ास अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। कल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। बिपिन रावत ने वॉर मेमोरियल पर मुल्क पर जान न्यौछावर करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक सिर्फ ओहदा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केवल अकेला काम नहीं करता, उसको काम करने में, अपना कर्तव्य पालन करने में सहयोग मिलता है उसके जवानों द्वारा। ओहदेदार चाहे वो जिस रैंक पर तैनात हों, उन सभी के सहयोग के द्वारा, जिस टीम वर्क से भारतीय सेना काम करती है, तभी हमें सफलता मिलती है। बिपिन रावत केवल एक नाम है। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का होता है, और इंडियन आर्मी केवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बनती। जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे ओहदेदार हैं, वो सब मिलकर इंडियन आर्मी कहलाते हैं। और जब बिपिन रावत चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनता है तो इन सबको शामिल होकर अपनी कार्रवाई करता है, और उनके सहयोग द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त होती है। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के दरमियान राजस्थान के शहर कोटा में 8 पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क की शहरियत दी गई है। पाकिस्तान के सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले ये 8 पाकिस्तानी बाशिंदे सन 2000 से कोटा में रिहाइश पजीर थे और हिंदुस्तानी शहरियत देने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ इन अफराद को हिंदुस्तान की शहरियत दी गई। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसीरा ने शहरियत के दस्तावेजात इन लोगों के हवाले किए। ये
लगभग 2000 से यहाँ रह रहे थे और सभी पाकिस्तान से के सिंध प्रांत से यहाँ आए हुए थे। ये 8 लोग हैं जिनको राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा नागरिकता प्रदान करने के आदेश प्रमाण पत्र जारी करके भिजवाए गए हैं विशेष वाक से, और आज उनको जिला कलेक्टर के माध्यम से सभी को वितरित कराया गया है। हम सर यहाँ पे 20-25 साल से रह रहे थे, हमें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं थी और वहाँ से जितने भी सिंधी वहाँ रहते हैं सभी की यही इच्छा है कि हम इंडिया में चलें और हम यहाँ बहुत खुश हैं। हमें यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है आज तक। हमारा परिवार सर 1987 में यहाँ आ गया था सर, उनके यहाँ इसलिए आए सर। अपन बहुत बड़ी बहुत मतलब बधाइयाँ हम सबको देना चाहेंगे। हम इंडियन पूरी हमें सम्मानित किया है, हमें बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है। और अब बात करेंगे सर्दी के कहर की। वादी कश्मीर में इन दिनों सर्दी उरूज पर है। लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतें हैं। इस साल बिजली की आंख मिचौली भी लोगों की मुश्किलात को बढ़ा रही है। बीती रात सर्दी की शिद्दत कुछ हद तक कम ही रही। बीती रात श्रीनगर में दर्जा हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। -6.5 डिग्री से अब दर्जा हरारत -3 तक जा पहुंचा है। कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है, लेकिन चले कलान का जोर कल रात को कुछ टूटा जरूर है, क्योंकि दर्जा हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, जो पिछली रात को यानी इससे पहली रात को -6.5 डिग्री सेल्सियस था। और महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है, उनकी प्रेडिक्शन ये है कि 2 और 3 तारीख को हल्की बर्फ़ या बारिश हो सकती है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बर्फ़ हो सकती है और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और उसके बाद से एक और सिस्टम बन रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 5 और 6 तारीख को भारी बर्फ़बारी हो सकती है पहाड़ी इलाकों में, और मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब बर्फ़बारी होती है तो जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, उसमें बेहतरी ज़रूर आती है और लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन यह राहत तब मिलेगी जब यहाँ का जो बिजली का निज़ाम है वो किसी हद तक बेहतर हो जाए। इस बार बिजली की सबसे ज़्यादा मुश्किलात लोगों को है। बिजली कब आई कब चली गई लोगों को पता नहीं चलता, और सर्दी के इन सख्त अयाम में लोग काफ़ी परेशान है बिजली को लेकर। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं जम्मू में भी सर्दी की लहर जारी है। घने कोहरे की वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। लोगों का इल्जाम है कि सर्दी से बचने के लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ भी बिजली की आंख मिचोली लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रही है। सर्दी तो बहुत है, काफ़ी है। इतने सालों से मुझे 20 साल जम्मू में हो गए, लेकिन इतनी सर्दी कभी नहीं देखी। सर्दी देखिए, ये जो है सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से धुंध पड़ रही है, कठुआ साइड भी धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। यहाँ तक मैं लगातार आया तो मुझे यहाँ धुंध पड़ी नहीं थी, एक्चुअली धूप निकली हुई थी। तो आज ही ये धुंध पड़ गई है। तो ये मैं कहूँगा कि थोड़ा जितना जल्दी सर्दी से बचोगे उतना ही अच्छा है। मैं ये बोलना चाहूँगा, सर्दी काफ़ी बड़ी है, दिक्कत है। गर्म कपड़े भी मयासर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और बिजली का भी कटौती है। बिजली का बहुत सारे कटौती। क्या काम करते हैं? अभी हम ये रेडी पे भेजता है साइकिल और जैकेट। दिक्कत तो हो रही है, अब पेट तो पालना है ना। सर सर्दी बहुत बढ़ गई है। हमारी सेल लगाई हुई है हमने जम्मू में, सिटी के बाहर सेल है जे, और अच्छा काम है हमारा। कल भी बहुत सर्दी थी, काम बहुत अच्छा निकला। आज भी देखो कितनी सर्दी है। नाज़रीन, मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। लोग इस वक्त अपने घरों से बाहर तभी निकल रहे हैं जब उन्हें बहुत ज़रूरी काम हो। लेकिन हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजी जवानों के लिए मौसम की सख्ती तो कोई मायने ही नहीं रखती। हर मौसम में वो अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हैं। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह से चौकस नजर आ रहे हैं, और सबसे फख्र की बात यह कि खवातीन भी उनके शाना बशाना इस सख्त सर्दी में मुल्क की हिफाजत के लिए मुस्तैद नजर आ रही हैं, और इन पर पूरे मुल्क को फख्र है।
गर्मी हो या सर्दी या बरसात का मौसम हो, मौसम कंडीशंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। हमारा ट्रूप्स 24/7 हावर्स बॉर्डर पे अलर्ट रहता है, अपना डोमिनेशन बनाए रखता है। उसके लिए हम अलग अलग टाइप के, जैसे अभी धुंध का मौसम है तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग्स भेजते हैं। कोई व्हीकल पेट्रोलिंग के द्वारा हम अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। साथ ही साथ हम MTD पेट्रोलिंग करवाते हैं। फोग मैटर नहीं करता है कि फोग सर्दी हो गर्मी हो, जैसे मैडम ने बताया, फोग मैटर नहीं करता। हम जब देश के जवान हैं, हमारा काम है ड्यूटी करना, हम अलर्ट होके पूरी ड्यूटी करते हैं। तो इसमें कोई ये डाउट रहता ही नहीं है कि अब फोग है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, किसी भी मौसम में हम यहीं पर अलर्ट हैं। धुंध तो काफ़ी है ही, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे 10-15 मीटर पे भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो हम क्या है कि कुछ इक्विपमेंट जैसे बिसल वगैरह हो गई, कुछ आवाज़ें हो गई, हमारे से पर्सनली जो आवाज़ें हमारे को होते हैं वो उनसे हम एक सहारा लेते हैं। बाकी सामना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, चाहे मौसम कैसा ही भी हो, हम हमेशा सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। चाहे धुंध हो, चाहे बारिश हो, चाहे कोहरा हो, कैसा भी हो, हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। सर, कोहरा तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 5 मीटर से ज़्यादा कुछ नज़र आता नहीं है। फिर भी लेकिन कुछ भी हो और मौसम कैसा भी हो, हम हमेशा सतर्क रहते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में भी इस बार सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। सर्दी और घने कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं या फिर उन्हें कैंसिल करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में मुसाफिरों को स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में देखा जा सकता है। मुलाजमत के सिलसिले में रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों को ज्यादा मुश्किलें हैं। एक्चुअली इतनी सर्दी पड़ रही है कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ रहा है। एक तो ट्रेन इतनी लेट चल रही है, इतनी जल्दी जल्दी उठो काम करो, उसके बाद भी स्टिल ट्रेन टाइम पे नहीं आती है। तो यही प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। और पचमढ़ी जैसा हमारा आज जो मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है, अगर भोपाल की मैं बात करूं तो यहाँ भी टेम्परेचर बड़ा जबरदस्त है, बहुत ठंड पड़ रही है। और जो लोग सुबह से आज वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आज सुबह से ही लोग आके यहाँ पे खड़े हैं, मगर अभी भी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। बच्चे साथ में होते हैं, आपने देखा है सर्द हवाओं की वजह से आज कितने इन्फेक्शन हो रहे हैं, जितने बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज सभी लोगों को एक प्रॉपर सुविधा मिले, प्रॉपर टाइम पर ट्रेनें आए, और सर्दी आज जो पड़ रही है उससे निपटने के लिए हम यही कर सकते हैं कि आज उनको टाइम पे हम सुविधा कराएं। हम ट्रेन लेट हो रही है, इसमें जो सर्दी के कारण जो बहुत कोहरा होने के कारण दिल्ली से जो आने वाली जो जितनी भी ट्रेनें हैं, सारी ट्रेनें लेट चल रही है मोस्टली। हम तो आधा घंटा पहले बिफोर आके अब इंतजार कर रहे हैं और उसके इंतजार में खड़े हुए हैं। रेल यात्रियों को बहुत है, 9 घंटे ट्रेन लेट हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें बहुत तेज दिक्कत हो रही। सवारी बैठने के लिए तैयार नहीं, सवारी मिल नहीं रही, गाड़ी आ नहीं रही, लेट आ रही गाड़ी। ये सब सुबह की गाड़ी आ रही, शाम को भोपाल कल 2:30 बजे आई थी, शताब्दी 5 बजे आई थी। ये कंडीशन है गाड़ियों की। काफ़ी सारा, मतलब मैं राजस्थान घूम के आ रहा हूँ, उधर से भी मेरे को ट्रेन बहुत डिले हुआ, फाइनली लेट पहुँचा। कोई भी कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अभी जो मेरा दिल्ली से दुरंत आने वाला है वो भी लेट पे चल रहा है, काफ़ी 3 घंटा लेट पे चल रहा है। तो पता नहीं कितना बजे आएगा, दैट इज नथिंग इज कंफर्म येट। 2020 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद हम 2020 में कदम रखने जा रहे हैं। नए साल की आमद पर दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद है। लोग नए साल के इस्तकबाल की तैयारियों में हैं। लोग नए साल में अमन, खुशहाली और कामयाबी की दुआएं कर रहे हैं। नए साल की आमद के साथ ही दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ भी हर तरफ जश्न का माहौल है। और सबसे अहम बात यह कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। यहाँ तक कि आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक समेत दिल्ली की 4 अहम मेट्रो स्टेशन भी बंद हो सकते हैं। और नए साल का इस्तकबाल करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से कई सयाह कश्मीर पहुंच गए हैं। अगरचे रवां बरस ये तादाद कम ही है, मगर सयाहों का कहना यही है कि कश्मीर उनकी पहली पसंद है। तो आप भी देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। वादी कश्मीर हमेशा से ही हर मौसम में मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की पहली पसंद रही है। मौसम सरमा में खास तौर पर सयाह बर्फ से लुत्फ अंदोज होने के लिए जन्नत बेनजीर का रुख करते हैं। हर साल व्हाइट क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए हजारों सयाह कश्मीर पहुंचते हैं।
कश्मीर की बर्फपोश वादियों और दीगर कुदरती नज़ारों में वो नए साल का इस्तकबाल करते हैं। रवां बरस हालात की वजह से सयाहती सनत को काफी नुकसान हुआ है। कश्मीर में इस बार नए बरस की आमद पर वो रौनक नजर नहीं आ रही है जो गुज़िश्ता बरसों के अंदर देखी जा रही थी। इस साल बहुत कम तादाद में यहाँ सयाह आए हैं। इस सब के बावजूद कश्मीर की सैर करने के लिए आए इन सयाहों का कहना है कि वादी से मुतालिक इनकी गलतफहमियां यहाँ आकर दूर हो गईं। इनका कहना है कि 370 हटाने के बाद इनके जहन में कई खदशात थे, मगर इसके बावजूद वो यहाँ आए। सर, हम यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं और हर साल की तरह हम पिछले साल भी आए थे और हर साल आते हैं। इस बार यहाँ पे क्राउड बहुत कम है एज कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। हर साल आते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, लेकिन अब की बार आ रहे थे तो हमारे मन में थोड़ा डर था, क्योंकि जब से 370 हटी है तो तब से ये माहौल बन चुका है कि अगर श्रीनगर जाएंगे तो कभी भी दंगा भड़क सकता है, तो ये डर का थोड़ा माहौल था। लेकिन हम फिर भी आए और अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो डर था वो कहीं ना कहीं इस वजह से जो टूरिस्ट है वो तो कम आ ही रहे हैं। हम आए तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं डर तो था ही कि आर्टिकल 370 हटा है तो क्या हो सकता है, कभी भी कोई भी दंगा हो सकता है, तोड़फोड़ हो सकती है। लेकिन जो टूरिस्ट, यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी टूरिस्ट है वो आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कश्मीर की अगर बात की जाए, जो लोग हैं कश्मीर के वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, लोगों के साथ काफ़ी मिलजुल के रहते हैं, जो भी यहाँ उनको सुविधाएं सब दी जाती है। कई सयाहों का कहना है कि क्रिसमस और नया साल कश्मीर में मनाने का अलग ही मजा है। कई लोगों का कहना है कि इनकी तमन्ना ये थी कि वो कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा कश्मीर की सैर कर आएं। नहीं, वाइट क्रिसमस तो हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो एक्चुअल क्रिसमस है वो तो स्नो में होता है, तो हमको भी वो एक्चुअल क्रिसमस कैसे होता है वो एक्सपीरियंस करना था। और जब हम लोग कल गुलमार्ग गए थे तो जो क्रिसमस ट्रीज पे स्नो गिरे हुए थे तो इतना ब्यूटीफुल था, वो तो जन्नत के जैसे। एक्चुअली मेरा प्रोग्राम पहले से ही था, 2 साल पहले से कश्मीर देखना था, तो आज मेरा शादी के बाद 1 साल के बाद मेरा प्लान हो गया कि मुझे कश्मीर देखना करके, तो मैंने 2 महीने पहले ही बुकिंग किया था। और गुलमर्ग में 31 है, फिर बाद में पहलगाम है, फिर बाद में फिर से श्रीनगर है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मॉल बहुत अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो यहाँ आना चाह रहे हैं लेकिन हालातों की वजह से, डर की वजह से नहीं आ रहे? यहाँ आना चाहिए, डर के वजह से घर पे बैठ के कुछ नहीं, आने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। वादी कश्मीर में 31 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। ऐसे में यहाँ मौजूद सयाह भी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए साल का इस्तकबाल करने के लिए पिछले सालों में यहाँ पे टूरिस्ट की खासी भीड़ रहा करती थी, लेकिन आज हालात उसके उलट है और यहाँ पे टूरिस्ट ना के बराबर है। लेकिन वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोगों को उम्मीद है कि नया साल इनके लिए नई खुशहाली लेके आएगा। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।